रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंसस की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आपको ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में इसको फॉलो नहीं किया है कि सेंसस क्या है, सेंसस में लोग आएंगे, हमारा डेटा लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों सेंसस डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी पॉलिसीज सेंसस के रिजल्ट्स में जो डेटा आएगा उसके ऊपर बनेगी। हमारा क्या योगदान रहना चाहिए, इस पर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, पास्ट डेटा क्या है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने रोल को डिफाइन करें। आज सेंसस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर और पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के फाउंडर शशांक पांडे जी हैं, जिनको रेडियो उड़ान पर आप अक्सर सुनते हैं। डिटेल्ड उनसे जानेंगे, काफी अवेयरनेस फैला रहे हैं वो सेंसस को लेके, क्या चल रहा है, तो डिटेल में बात होगी। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। हेलो दानिश जी, एंड शुक्रिया वापस बुलाने के लिए। रियली हैप्पी टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट और कोशिश करेंगे कि जितना हम लोगों को बता पाए इस टॉपिक पे। बिल्कुल शशांक जी, सबसे पहले हमें 2 चीजें आपसे जाननी है कि सेंसस डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और पास्ट में सेंसस का क्या डेटा है हमारे पास डिसेबिलिटी को लेके। जी, तो पहली चीज जो हर सेक्टर में या सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका यही बोलना है कि डिसेबिलिटी डेटा बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड है। मतलब जो डेटा हमारे पास ऑफिशियल फिगर है, जो हर आप कुछ भी पढ़ो या कहीं भी किसी को सुनो तो हर कोई यही बोलता है कि 2011 का जो डेटा है उसमें लगभग रफली 2.8 करोड़ अगर पीडब्ल्यूडी हैं, वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट है। और फिर लोग कोट करते हैं डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट या और किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की लगभग अगर उस हिसाब से डेटा निकाला जाए तो लगभग इंडिया की 10% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। तो लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी आज भी जो बनती है वो डब्ल्यूएचओ किसी और की रिपोर्ट पे नहीं बनती, वो बनती है सेंसस डेटा पे और बजट एलोकेशन भी होता है सेंसस डेटा पे। तो अगर, और ये पहली चीज है कि डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो कैसे काउंट किए जाते हैं सेंसस में। तो एक्चुअली इंडिया में सेंसस स्टार्ट ब्रिटिश टाइम से किया गया 1872 में। 1872 पहला सेंसस था इंडिया का। वैसे वो पहला, लेकिन वो पूरा इंडिया कवर नहीं कर रहा था उस टाइम। उन्होंने ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में 1872 में सेंसस करना की। और उनका जो मॉडल था वो उनका जो इंग्लैंड में उन्होंने जो मॉडल बनाया था वही मॉडल वो इंडिया में लेके आए थे। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज भी हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो आज तक कॉलोनियल सिस्टम ऑफ सेंसस ही है। बोल सकते हैं कि अच्छा सिस्टम है, बेकार सिस्टम नहीं, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास कुछ, लेकिन वो सिस्टम ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है। तो 1872 में उन्होंने पहला जो सेंसस कराया था उसमें क्योंकि पूरा इंडिया कवर नहीं कर रहे थे तो ऑब्वियसली डेटा कम आया था। उसके बाद उनका आइडिया था हर 10 साल में वो सेंसस करेंगे। तो अगला सेंसस जो हुआ 1881 में जो दूसरी रिपोर्ट आई सेंसस की, वो एक तरीके से मेजॉरिटी इंडिया कवर कर रही थी। वो भी हालांकि पूरा इंडिया उन्होंने कवर नहीं किया था उस टाइम, जैसा कि इंडिया हम समझते थे उस टाइम।
और उसमें उन्होंने 1881 में हम पहली बार देखते हैं कि वो 4 तरीके की डिसेबिलिटी उन्होंने कवर की थी। उसमें थी लेप्रोसी, उसमें थी ब्लाइंडनेस, उसमें थी इंसैनिटी और उसमें थी डेफ म्यूटनेस। 4 ये डिसेबिलिटी थी। और उस इन 4 डिसेबिलिटी पे जब उन्होंने नोट किया और जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखी हुई थी कि ये जो डेटा आ रहा है डिसेबिलिटी पे, उस टाइम उसको वो इन्फर्मिटीज बोलते थे, एज अ वर्ड जो यूज़ करते थे डिसेबिलिटीज के लिए। तो उन्होंने बोला था कि जो डेटा इन 4 इन्फर्मिटीज पे आ रहा है वो करेक्ट डेटा नहीं है। और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि जो लोग एक्चुअली जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट या लोकल लोग हैं, वो इंडिया में एजुकेटेड नहीं है। तो ये एक तरीके से उनकी ऑब्जर्वेशन थी पहली। और उन्होंने जब 1891 में जब दूसरी रिपोर्ट आई थी 91 में, तो उन्होंने फिर इन्हीं 4 डिसेबिलिटीज पे कवर किया। उन्होंने फिर यही चीज़ बोली कि जो डेटा डिसेबिलिटी पे आ रहा है वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, लोग जो जा रहे हैं लोकल पे वो इन्फॉर्म नहीं है। और ये जो ट्रेंड चला वो लगभग 1931 तक चला, जो लास्ट हर 10-10 साल पे आई थी। 1931 तक यही कॉमन चीज़ें चलती रही कि डेटा रिप्रेजेंटेड नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कई रिपोर्ट्स में कई बार जब ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन गिरी, जैसे कि 1921 में हुआ, क्योंकि उसके 2 साल पहले इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, तो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन गिरी थी, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उसमें रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने ये लिखा कि हो सकता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज ज़्यादा अडेप्टेड हो इस डिजीज या फेमाइन में, इसलिए शायद उनकी पॉपुलेशन नहीं गिरी। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि 1931 तक जब तक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उनको कोई आइडिया नहीं था कि डेटा कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। और एक तरीके से वो कोशिश कर रहे थे एक्सप्लेन करने की कि जो डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है। और उस टाइम जो रफली डेटा आता था वो आप बोल सकते हो लगभग 6-7 लाख 8 लाख के अराउंड आता था। और उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज था वो ब्लाइंडनेस का था। दूसरी जो चीज़ उस टाइम बोली गई थी उन सारी रिपोर्ट्स में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, वो ये था कि कई सारे लोग अपनी डिसेबिलिटी छुपाते हैं। ब्लाइंडनेस ज़्यादा आती है क्योंकि उसको छुपाना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि क्योंकि ब्लाइंडनेस तो दिख जाती है लोगों की, तो वो लोग छुपा नहीं सकते, लेकिन इंसैनिटी या डेफ म्यूटनेस या लेप्रोसी वगैरह ऐसी चीज़ है जो लोग छुपा सकते हैं, शायद नहीं बताना चाहते। और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि जो लोग जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने वाले, जो ऑफिशियल जा रहे हैं, उनको खुद को ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डिसेबिलिटी होती क्या है। क्योंकि अगर आप देखो कि जो लोगों को टेक्निकल टर्म नहीं पता डिसेबिलिटी के, कि लेप्रोसी क्या है, इंसैनिटी क्या है, ज़्यादा लोगों को उसके सिम्टम पता है। तो लोग जब कोई डेटा कलेक्ट करने जाता था तो उसको सिम्टम बताते थे। और इंडिया में इतनी भाषाएं हैं कि हर चीज़ की सिम्टम लोग अपने अपने लोकल लैंग्वेज बताते थे। तो इन लोग को समझ नहीं आता था कि वो क्या लेप्रोसी के ही सिम्टम है या कोई और भी डिजीज है या कोई और डिसेबिलिटी जिसके वो सिम्टम। तो ये दिक्कत हुई। 1931 में हालांकि गवर्नमेंट ने छोड़ दिया डेटा कलेक्ट करना। उन्होंने बोला कि अगले सेंसस से, जो 1941 में हुआ, 1941 में, उन्होंने बोला अब हम डिसेबिलिटी का डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेड नहीं आ रहा है, और ये छोड़ दिया गया। और हालांकि हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को सही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और जो पहला सेंसस इंडिपेंडेंस के बाद जिसमें एक्चुअली हमने डिसेबिलिटी का डेटा कलेक्ट किया वो 1981 में था, 1981। और वो इसलिए था क्योंकि 1981 यूएन द्वारा डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज था। तो इंडियन गवर्नमेंट वो इंटरनेशनल स्टेज पे, ताकि बैड इमेज ना आए, इसलिए उन्होंने अपने उस साल के सेंसस में डिसेबिलिटी का डेटा इनकॉर्पोरेट किया। और सिर्फ तीन डिसेबिलिटी, तो वो ब्रिटिशर से भी ज़्यादा बदतर थे कि उन्होंने सिर्फ 3 ही पे काउंट किया। जो 3 चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने जो चीज़ें यूज़ की उसमें था कि जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ये 3 कैटेगरी उन्होंने ली। और 1981 की जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी उसमें फिर उन्होंने यही लिखा कि जो डेटा आया है बहुत गलत आया है, क्योंकि डिसेबिलिटी का जो नॉलेज है जो न्यूमरेटर्स में जो जा रहे हैं डेटा कलेक्ट, उनमें नहीं है और लोग छुपा रहे हैं। तो उन्होंने 1991 में फिर वो डेटा हटा दिया। 2001 और 2011 जो हमारे पास आखिरी के पिछले 2 सेंसस हैं, उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पर भी आएंगे हम कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और लोगों का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। 2001 में एक्चुअली गवर्नमेंट जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार है, जो एक्चुअली सेंसस कराता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसकी एक टेक्निकल कमेटी होती है जो बताती है कि क्या क्वेश्चन होने चाहिए, ये होने चाहिए। उस टेक्निकल कमेटी ने 2001 में सजेस्ट किया था कि डिसेबिलिटी का डेटा मत काउंट करिए क्योंकि डेटा सही नहीं आता। पिछले सेंसस ने हमको यही बताया है हिस्टोरिकली। लेकिन सिविल सोसाइटीज उस टाइम पे, पीडब्ल्यूडीज का इतना प्रेशर था डिपार्टमेंट पे कि इस बार डेटा आना चाहिए, कि उस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ
जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस थी उसने लेटर लिखा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को कि आप डिसेबिलिटी डेटा इंक्लूड करिए। और इसका एक और रीजन था कि 1995 का एक्ट आ चुका था। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ने अंत में एकदम वो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन था जो इनकॉर्पोरेट किया गया सेंसस वाले क्वेश्चन में, डिसेबिलिटी, और उसमें उन्होंने 5 डिसेबिलिटी काउंट की, जो कि फिर वही परसेंटेज वाइज रफली 2.5% के अराउंड आया। और फिर 2011 का जिसकी स्टोरी सभी को पता है कि उन्होंने 8 डिसेबिलिटी काउंट की और कैसे काउंट किया। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री रही है ऑफ काउंटिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन सेंसस। बिल्कुल, बहुत ही शार्प एनालिसिस आपने दिया है, थैंक यू सो मच। शायद इसलिए बदलता दौर लोग पसंद करते हैं कि आप जैसे गेस्ट आते हैं और थोरो रिसर्च के साथ बताते हैं। बहुत सारे लिसनर शशांक जी ऐसे होंगे जिनको ये हिस्ट्री पहली बार सुनने को मिल रही होगी। जी शशांक जी, अब बताएं कि 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई इसमें। एक तो मुझे भी यही जान के बड़ी हैरानी हुई कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज को अंग्रेजों ने नहीं शामिल किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि सबसे पहले इंडिया में जब से हम पैदा हुआ है सबसे पहले डिसेबिलिटी हम लोकोमोटर से ही शुरू होती है। सही बात, सही बात। और ये मतलब अंग्रेज भी छोड़ रहे हैं, ये थोड़ी सी बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। दूसरा ये बताएं कि लगभग जितनी भी आपने रिपोर्ट्स का जिक्र किया उसमें गवर्नमेंट ने खुद माना है कि डेटा अंडर रिप्रेजेंट है और करेक्ट नहीं है, उन्होंने खुद माना है। हाँ जी। तो क्या ये कहानी इस वाले सेंसेक्स में बदलेगी, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि डिजिटल डेटा कलेक्ट करेंगे, नंबर 1, और दूसरा नोटिफिकेशन जो आई है वो क्या कहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो ठीक है, जो आपने पहला सवाल पूछा कि लोकोमोटर ब्रिटिशर्स ने मिस कर दिया, वो सही बात है कि लोकोमोटर तो सबसे ज्यादा विजिबल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, उन्होंने कैसे मिस कर दिया। उसका एक रीजन ये हो सकता है, जो मेरा मानना है, कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो कॉज है हमेशा वो बाय बर्थ या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता है। कई बार लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती हैं जो गवर्नमेंट एक्शन से। और उस टाइम याद कि उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने लोगों पे ऐसा उस टाइम, क्योंकि 1872 1857 के जस्ट बाद का माहौल है, तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे एक्शन लिए लोगों पे, अपने जो पॉपुलेशन थी उस टाइम, जिसकी वजह से बहुत लोगों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुई होगी। तो एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैं जिसे बोलता हूँ कि एक वॉर इंड्यूस्ड डिसेबिलिटी या वायलेंस इंड्यूस्ड डिसेबिलिटी होती है, वो थी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, वो थी उस टाइम। तो शायद हो सकता है वो उसे दिखाना ना चाहते हो, क्योंकि वो डेटा निकल के आएगा और बहुत सबसे ज़्यादा वही निकल के आएगा। तो मेरा मानना वो है। दूसरी चीज़, इस बार जो उन्होंने बोला, सरकार ने माना है रिपोर्ट में कि सेंसस डेटा हमेशा अंडर रिप्रेजेंट रहा है, और उनका सॉल्यूशन ये रहा है कि डिसेबिलिटी कलेक्शन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई डिसेबिलिटी है क्या, डिसेबिलिटी के सिम्टम क्या हैं, इसलिए उसको एक सेपरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ने कहा है, ब्रिटिश सरकार ने भी कहा है, और इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1981 में किया उसमें भी कहा, और उन्होंने इसका सोल्यूशन ये दिया कि हम जब NSSO एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें लेंगे। और NSSO की हिस्ट्री क्या रही है हम सबको पता है, NSSO ने कैसे डिसेबिलिटी डेटा कलेक्ट किया वो भी सबको पता है, उसमें मेथोडोलॉजी के कितनी गलतियां हैं। और NSSO एक सैम्पलिंग बेस्ड सर्वे है, उसका मतलब ये है कि हर कोई इंसान काउंट या हर कोई घर काउंट नहीं होता उसमें, एक पर हर ज्योग्राफी से कुछ लोग लिए जाते हैं, वो काउंट के जाते हैं, और जो सैंपल आता है उसको फिर टोटल पॉपुलेशन, जो परसेंटेज आता है उसको फिर टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एब्सोल्यूट नंबर निकालते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो NSSO बहुत लिमिटेड है उस कॉन्टेक्स्ट में, सेंसस नहीं है। सेंसस हर एक घर, हर एक इंसान को एन्यूमरेट करता है। इस बार जो नोटिफिकेशन आई उसमें अलग क्या है, उन्होंने बोला कि इस बार ये फर्स्ट सेंसस होगा जो डिजिटल सेंसस होगा। उसका मतलब ये है कि जो एन्यूमरेटर जाएंगे सबके घर, वो डिजिटल डिवाइस लेके जाएंगे, डिजिटल टैब होगा उनके पास, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे एक्सेट्रा। और दूसरी चीज़ जो है उसमें ये भी इस बार उन्होंने बोला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ने कि हम ऐप रिलीज करेंगे लोगों के सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए, जहाँ पे लोग उस ऐप में साइन इन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स खुद भर सकते हैं, ताकि जो एक्सरसाइज की जो टाइम जितना लगता है वो कम हो पाए और जो डेटा कंपाइलेशन है वो जल्दी हो पाए, ये उन्होंने बोला है। PWD के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अगर अगर कोई डिजिटल इंटरफेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, क्या आप इमेजिन कर रहे हो वो एक्सेसिबल है? दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे PWDs के पास डिजिटल डिवाइस की एक्सेस है एज अ डिवाइस, बिकॉज इतने वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं। तीसरी चीज़,
आप उन्हें कैसे इन्फॉर्म कर सकते हो, उनके लिए क्या लिटरेचर या इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटाइजेशन मटेरियल है जो आप उनको बता पाएं कि क्या और कैसे डिटेल इनकॉर्पोरेट करनी है ताकि आपका डेटा सही है। ये सेल्फ इन्यूमरेशन साइज है। जो उन्होंने डिजिटल साइड इंट्रोड्यूस किया है, जो डिजिटल डिवाइस से एन्यूमरेटर जाएंगे घर घर और रिकॉर्ड करेंगे डेटा, उसमें इस बार क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो कई ज़्यादा स्कोप है एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड उसमें चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की। जैसे ऑटोमेटेड साइन लैंग्वेज आप उस पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डिजिटल डिवाइस पे आप ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्या वो चीज़ें आ रही हैं उसका आइडिया नहीं है। और एन्यूमरेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वो एक्चुअली रीच की नहीं है, क्योंकि रीच तो पहुंच ही जाते हैं, इतने ऑफिशियल होते हैं, हर घर पहुंच ही जाते हैं। एक्चुअली उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम वहां आती है कि एन्यूमरेटर जो पहुंचते हैं क्या वो लोग को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि डिसेबिलिटी है क्या। क्योंकि ज़्यादातर होगा इंडिया में क्या होगा कि हम और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं बता पाएंगे कि कौन सी डिसेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है, और भी लोग शायद बता पाएं क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है। इंडिया में कितने लोग के पास सर्टिफिकेट है हम सब जानते हैं। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो आपको डिसेबिलिटी नहीं बता पाएंगे, वो आपको सिम्टम बताएंगे। और फिर आपको एज अ जो एन्यूमरेटर हो आपको गेस करना पड़ेगा या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपके पास लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी है जो 21 इस बार होगी 21 डेज, उसमें से किस कैटेगरी में ये एक्चुअली फॉल करते हैं। ये जो सेंसिटाइजेशन है इसके लिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारा जो पुश है वो इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली आपने यही बोला है कि एन्यूमरेटर लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि डिसेबिलिटी है क्या, और डिसेबिलिटी एज अ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज है जिसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। आपको दोनों चीजें पता है कि आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, और ये हिस्टोरिकली रहा है, हर सेंसस में रहा है। मेरे को लगता है इस सेंस में भी शायद ये चीज रहेगी। बिल्कुल। डेवलपमेंट क्या है जो लेटेस्ट चल रही है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ गवर्नमेंट है, अभी तो वो कुछ अभी हमारे पास टाइम है, किस तरह की प्रेपरेशन हमारी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने अभी क्लेम करना शुरू कर दिया है कि हमारे कारण जो है 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड कर लिया गया है, और कुछ लोग जी, उस पर हंस भी रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई जब 7 थी तो 7 काउंट होनी थी, अब 21 है तो 21 होनी ही है। तो सही बात। कम्युनिटी का क्या रोल है, हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना है, कौन से ब्लंडर जो हमने पहले किए हैं वो नहीं करने हैं? देखिए अपडेट ये है फिलहाल कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 16 जून को अपने गैजेट में ऑफिशियली कि वो सेंसस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सेंसस एक्सरसाइज तो सेंसस एक्सरसाइज दो पार्ट में होती है। पहली बात, पहला पार्ट होता है हाउस होल्ड सर्वे, जहाँ पे आप हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट होते हैं जो कवर किए जाते हैं। वो एक्सरसाइज अभी दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। फिर जो वो डेटा आ जाता है लगभग 1-2-3 महीने में, फिर उसके बेसिस पे वो डेटा देखा जाता है, इनको अपने सिस्टम में इनपुट किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जहाँ पे हर एक इंसान का डेटा लिया जाता है घर घर जाके, और जहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन वाला जो मैंने पार्ट बोला वो तब आता है। वो चीज़ होगी फरवरी 2027 में, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया में एक साथ होती है ताकि डेटा एक साथ आए। ऐसा ना हो कि अगर फेज मैनर में आ रहा है तो आप डेटा बदल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो जो टाइमलाइन होती है वो जो सेंसस डेटा 2027 में आएगा वो डेटा होगा इंडिया का डेटा एज एग्जिस्ट ऑन 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 का इंडिया का क्या डेटा है सेंसस वो रिवील करेगा। इसीलिए उसके 2 हफ्ते पहले वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन वाली पूरे ऑल ओवर इंडिया, और वो एक्सरसाइज एक साथ होती है हर जगह। तो ये अपडेट है। दूसरी चीज जो आपने बोला कि डिसेबिलिटी 21 वो वैसे भी काउंट होनी थी क्योंकि लीगल मैंडेट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। और इंटरेस्टिंगली अगर लोग बोल रहे हैं कि 21 डिसेबिलिटी हमारी वजह से अभी आई है, मैं बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में डिसाइड हो गया था। तो अभी लगभग आप 25 में, हम 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में कोई चेंज नहीं हुआ सवाल उस क्वेश्चन में। डिपार्टमेंट ने 2018-17 में ग्रुप बनाया था सजेस्ट करने के लिए कि नेक्स्ट सेंसस में क्या क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगला सेंसस एक्सपेक्टेड था 2021 में होना, और उसके पहले एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती प्रिपरेशन। तो उन्होंने भेज दिया था 2028 में। इंटरेस्टिंगली 2019 में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जो सेंसस कराता है उसने ट्रायल रन भी किया था इंडिया में सेंसस कराने के लिए, और उन्होंने लगभग 30 लाख लोगों का सैंपल सर्वे लिया था। उसमें डिसेबिलिटी डेटा था 21 डिसेबिलिटी का। तो ये बोलना कि किसी के उसकी वजह से हुआ है, नहीं, डिसेबिलिटी डेटा आना ही था क्योंकि लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं आता तो लोग चैलेंज करते हैं कि आप क्यों नहीं ला रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो हमारी आरटीआई से निकल के आई कि डिसेबिलिटी एक्चुअली 21 की 21 कॉलम में नहीं मेंशन है, एक्चुअली कॉलम 10 ही है। उन्होंने क्या किया है कि जो डिसेबिलिटी है जैसी साइको सोशल डिसेबिलिटी वो एक कॉलम है, उसके आगे
लिख दिया है कि जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी हो सकती है, या ब्लड डिसऑर्डर डिसेबिलिटी उसके आगे लिख दिया है कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो कॉलम एक्चुअली 10 ही है, 21 कॉलम नहीं है। ये डिसेबिलिटी का। तो आपके ऑडियंस के लिए बता दूं कि 3 सवाल जो आने वाले हैं उसमें 3 सवाल, पहला सवाल ये है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, उसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा जहाँ पे ये पूछेंगे अगर हाँ तो आप इन 10 में से किस कैटेगरी में आप आइडेंटिफाई करते हो, उसमें से आपको कॉलम टिक करना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन है। और थर्ड जो चीज़ आती है उसमें ये सवाल ये है कि क्या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसका जवाब भी हाँ या ना में देना पड़ेगा। तो एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑडियंस, आपको ध्यान रखना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो सकते हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो शायद हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज में फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शायद प्रूफ दिखाना पड़े। सेंसस में आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, वो डिक्लेरेटरी एक्सरसाइज है। आप जो बोलोगे वो सेंसस वाला वही नोट कर लेगा, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ता, उसमें आपको कोई प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता। तो हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट ना हो लेकिन फिर भी आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो। तो ये क्लैरिटी रखना कि आप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने एक वेबिनार किया था उसमें बड़ा अच्छा किसी ने बोला था कि सेंसस में लोग डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं खोने के लिए इन कंपैरिजन टू क्या वो पाएंगे। तो अगर कोई इंसान डिक्लेयर कर रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो उसको उस चीज़ का एडवांटेज क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है, ना कि डिसएडवांटेज, क्योंकि उनको लगता है कि डिसएडवांटेज ही आपको लोग सोसाइटी में जान जाएंगे कि आप ये हो, आपको शायद कहीं अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एडवांटेज क्या होगा। तो हम और आप जो लोग जो काम करते हैं कि डेटा आएगा तो दिखेगा कि पॉलिसी में, और ये आप अगला सवाल ले सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा डेटा का, ये बहुत ज़रूरी बताना है लोगों को कि आपके एडवांटेजेस डिक्लेयर करने से बहुत ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है सरकार की अभी कोई स्कीम ना हो जो आपको इमीडिएटली दिख रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले 5-10 साल में जो भी बनता है पेंशन स्कीम या रिजर्वेशन स्कीम, वो इसी डेटा पे बनता है। इस इम्पैक्ट पे हम आएंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूं। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि अपनी डिसेबिलिटी रिवील करनी चाहिए, सर्टिफिकेट है चाहे नहीं है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास 30% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज नहीं है उनको। तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? क्या उनको भी क्योंकि इसमें परसेंटेज तो पूछी नहीं जा रही और ये नहीं पूछा जा रहा कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए जिनके पास 30% का या 40% से कम है जिनका? तो इसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था लॉ में, वो सिर्फ एक पर्पस, जो हम हमेशा बोलते हैं एक पर्पस के लिए लाया गया था, वो था रिजर्वेशन। और किसी पर्पस के लिए बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया था। उसमें बोला गया था कि जो लोग 40 से 40 के ऊपर है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में। बाकी जितनी स्कीम या बेनिफिट या नॉन डिस्क्रिमिनेशन या हर जगह जो होगा वो हर इंसान के लिए था। हर पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसके पास सर्टिफिकेट है या यूडीआईडी है, भले वो 30% हो या 20% हो, सबके लिए बेनिफिट वो अप्लाई होता है। तो पर शशांक जी, हाँ मैं वही आप बता रहे हो कि क्योंकि अभी तो पेंशन जो लेनी है या कुछ भी लेना है, सब में साफ साफ लिखा है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या हो गई कि लॉ मेकर, पार्लियामेंट ने कुछ और सोचा था, एग्जीक्यूटिव ने कुछ और किया उसका, कि उन्होंने 40% सोचा था सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने ये 40% जो थ्रेशोल्ड है वो हर चीज़ पे लगा दिया है। वो आपको पेंशन लेनी है उस पर 40% होना चाहिए, आपको कहीं पे राशन लेना उसके लिए 40%, आपको रेलवे में कोई बेनिफिट चाहिए उसमें 40% होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कि ये 40% का जो थ्रेशोल्ड है वो आप हर चीज़ पे लगा दिया गया है। और यही मतलब ये एक तरीके से लंबा स्ट्रगल है, बड़ा मुश्किल है एग्जीक्यूटिव को चेंज करना, क्योंकि वो बोलेंगे कि फिर हम हो सकता है कि 20% वाला भी आके ले जाएगा। तो आप इस चीज़ को काउंटर कैसे करोगे, मिस यूज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने इसीलिए ये यूडीआईडी कलराइजेशन भी शायद इसीलिए इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ब्लू, वाइट और येलो, ताकि वो देख पाएँ कि भाई जिसका ब्लू है उसको पहले फैसिलिटी मिले, जिसका येलो है उसको दूसरे नंबर पे, जिसका वाइट है उसको लास्ट में। तो ये है। लेकिन सेंसस के रेफरेंस में मैंने वही बोला कि आपके पास हो सकता है कि यूडीआईडी हो भी ना, सर्टिफिकेट हो भी ना, लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, या तो आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हो, या आपको पता है कि आपके सिम्टम ऐसे हैं, स्पेशली वो जो कि ओल्ड एज रिलेटेड डिसेबल्ड हैं या मेंटल हेल्थ उनकी कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी अराइज हो रही है धीरे धीरे, या फिर एक्सीडेंटली डिसेबल्ड हैं। तो ऐसे लोग वो हैं जो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उस टाइम, या वो सोच रहे होंगे बनवाने का,
लेकिन उन्हें पता है कि वो उनके पास सिम्टम ऐसे हैं कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्वालिफाई होते हैं। तो क्योंकि इसमें ये डिक्लेरेटरी एक्सरसाइज है, मेरा मानना है कि हर इंसान जिसको लगता है कि वो ये इसमें डिसेबिलिटी में फॉल करता है, उसे डिक्लेयर करना चाहिए। इसी लाइन पे हमारा एक सजेशन था जो हमने वेबिनार में बड़ा डिस्कस किया, उसमें निकल के आया था कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को इस बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज और सेंसिटाइजेशन पार्ट है न्यूमरेटर का, वो हमेशा रहा है डेटा कलेक्शन में एक सबसे बड़ा हर्डल पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो उनको ये करना चाहिए कि आप 4 या 5 सिम्टम्स आइडेंटिफाई करो पर डिसेबिलिटी, ताकि वो एन्यूमरेटर से एक्सप्लेन कर पाए लोगों को कि अगर आप इनमें से आपको एक भी चीज़ होती है, मतलब आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो शायद लोग समझे जल्दी, शायद लोग को समझ जल्दी आए। लेकिन जिनको समझ है, मुझे लगता है कि आप सर्टिफिकेट है या नहीं आप वो मत बोलना, आप तीसरे क्वेश्चन पे बोल सकते हो हाँ नहीं है, लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे कि इम्पैक्ट क्या होगा, जो लोगों को समझना चाहिए कि इसकी एडवांटेज क्या है रेदर देन कि डिसएडवांटेज क्या है। और दूसरा साथ के साथ इसी में ही ऐड कर दीजिएगा, क्या स्टिग्मा आज भी उसी तरीके से प्रिवेल करता है? क्योंकि आपने कहा कि जो पहले आपने अपनी बातों में कहा कि ब्लाइंडनेस छिपती नहीं है, लेकिन लो विजन छिप जाता है, जिसको हाँ जी। 20% भी है। और हमने देखा है बहुत सारे लोगों का, सबसे ज्यादा जो मैंने पर्सनली केसेस देखे हैं गांव में, वो देखे हैं मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कि इनकी शादी नहीं हाँ होगी। जी। और वो स्टिग्मा क्या आज भी एग्जिस्ट करता है? तो उससे कैसे हमने इम्पैक्ट बताइए और इस स्टिग्मा से कैसे बाहर आना है। तो पहले मैं इम्पैक्ट पे आऊँगा। इम्पैक्ट डेटा, सेंसस डेटा का हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि डेटा ये जो कलेक्ट हो रहा है 16 साल बाद हो रहा है। आखिरी डेटा 2011 में कलेक्ट हुआ था, जब हमारे पास पुराना एक्ट था। पॉपुलेशन लगभग 120 के आसपास थी, 120 के थोड़ा कम, और आज पॉपुलेशन लगभग 145 पे है। नया लॉ है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी बढ़ गई है। तो 16 साल बाद डेटा कलेक्ट हो रहा है। 16 साल में आप इंडिया में बहुत चेंजेस हो गए हैं हर लेवल पे। नई स्कीम आ गई, नया लॉ आ गया है, सब कुछ हो गया, और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने बहुत काम किया है। क्या वो काम हुआ है ग्राउंड पे, ये सिर्फ सेंसस डेटा से ही पता चलता है, क्योंकि सेंसस डेटा सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं कलेक्ट करता, आपका इनकम लेवल, आपका एम्प्लॉयमेंट, आप सब चीज़ कवर करता है वो। तो एक तरीके से वो पूरी पिक्चर निकल के आती है कि इंडिया में हर पॉपुलेशन सोशल ग्रुप का स्टेटस क्या है, भले वो कास्ट वाइज हो, जेंडर वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, या डिसेबिलिटी वाइज हो। और ये जब इमेज निकल के आती है, तब उसका पहला चीज होता है कि डिस्कशन स्टार्ट होता है कि सबसे बैकवर्ड कौन है, क्योंकि बिना डेटा के आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि बैकवर्ड है कौन एक्चुअली। और जब तक आप ये नहीं देख सकते कि बैकवर्ड कौन है, तब तक आप ये नहीं देख सकते कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसको है। तो इसलिए डिसेबिलिटी का डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये दिखाएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंडिया में अभी भी कितने बैकवर्ड हैं, और वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड हैं। SC ST आप या कोई भी मुस्लिम या कोई भी माइनॉरिटी स्टेटस ले लो, उसमें डिसेबल्ड लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हर लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो ये डेटा पहले निकालेगा। दूसरी चीज़ जो इस डेटा से होगी वो होगी बजटरी एलोकेशन। जो बजट डिटरमाइन होता है कि किसी डिपार्टमेंट को या किसी सेक्टर को कितना वो बजट मिलेगा, या किसी स्कीम को कितना बजट मिलेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं, बेनिफिशियरी कितने हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा इशू रहा है सालों से कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो स्कीमें चलाता है, उसको बजट बहुत कम मिल रहा है। और इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट देखती है कि इसमें तो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है, उसमें भी बेनिफिशियरी आप लगभग 50% लगा लो, तो 1.5 करोड़ के आसपास बेनिफिशियरी हैं। तो इतना पैसा क्यों एलोकेट करना? तो वो 1,1200 करोड़ के आसपास एलोकेट करते हैं, उसमें भी अंडर यूटिलाइज ही रह जाता है हमेशा। तो जो अब स्कीम बनेगी, PWD के लिए बने या उसके लिए बने, उसमें बजट इस बेसिस पे अलॉट होता है कि आप कितने बेनिफिशियरी होंगे। तो आप मान लीजिए कि आपके बेनिफिशियरी हो गए 10 करोड़, अगर फिगर आ गया इस बार, तो आप सोचो उस बजट को उतने ही परसेंटेज, उतने ही लेवल से बढ़ाना पड़ेगा। कि अगर आप 2 करोड़ के लिए आप 1200 दे रहे थे, तो क्योंकि वो 5 गुना हो गया, तो आपको बजटरी एलोकेशन भी 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट फैक्टर करता है कि लोग कितने कवर हो रहे हैं, लोग को कितनी पेंशन मिल रही है, लोग स्टेट के पास कितना बजट आ रहा है लोगों के लिए, PWD के लिए काम करने के लिए। तो ये बजट का एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि जो स्कीम्स बनती हैं, और वो इस बेसिस पे बनती हैं कि कोई पॉपुलेशन कितनी, वही जो मैंने बोला, बैकवर्ड है और ये है, और उनका स्टेटस क्या है। तो जो यूनिवर्सल स्कीम्स हम बोलते हैं, जो कि इंडिया में सबके लिए अप्लाई होती है, जैसे मनरेगा हो गया, वो यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है।
आयुष्मान भारत हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, उसमें जब तक आपको ये नहीं दिखेगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द बैकवर्ड क्लास, तब तक आपके लिए स्पेशल कैटेगरी उसमें नहीं क्रिएट की जाएगी। तो हो सकता है आपके लिए अब जो स्कीम आए हैं उसमें अगर दिख रहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी इतने ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर में इतने परसेंटेज बैकवर्ड है, एम्प्लॉयमेंट में इतना, एजुकेशन बैकवर्ड है, एजुकेशन में इतना है, तो ये जो स्कीम आएंगे उसमें एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड की जाएगी पीडब्ल्यूडीज के लिए। जो हमने देखा है हिस्टोरिकली वुमेन या SC/STs के साथ हुआ है, उनके पास क्योंकि डेटा रहा है हमेशा से सही डेटा रहा है, तो देखते हैं कि हाँ भाई वुमेन या SC/STs के लिए स्पेशल कंसिडरेशन इंट्रोड्यूस कर दो इस स्कीम में। ये तीसरा चेंज होगा, जो स्कीम्स आएंगी यूनिवर्सल स्कीम्स आएंगी। और चौथा जो सबसे मतलब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका जो एब्सोल्यूट नंबर होगा इंडिया में, जब वो दिखेगा 10-12 करोड़, तब आपकी बढ़ेगी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। तब आपको पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप देखना शुरू करेंगे कि हाँ भाई ये इतना बड़ा ग्रुप है और इतना बड़ा वोटर बेस है जिसको हमने आज तक एड्रेस ही नहीं किया है, जिनकी नीड्स को हमने आज तक एड्रेस ही नहीं किया है। और उन्हें क्योंकि ये दिखेगा कि आप इतने बड़े नंबर से आप चेंज कर सकते हो कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार किस स्टेट में आ रही है या सेंटर में आ रही है। तो आपका जो पूरा पॉलिटिकल इनविजिबिलिटी है विद बिकॉज ऑफ मतलब मिस रिप्रेजेंटेड डेटा, वो चेंज हो जाएगा। और एक बार आपके हाथ में अगर पॉलिटिकल पावर आती है तो बहुत सारी चीज़ें उससे निकल के आती हैं। तो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। तो जो लोगों का स्टिग्मा वाला पार्ट आपने बोला, वो अभी भी है, क्योंकि हम शहरों में शायद ना दिखे या डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें आने लगी हैं। प्रेसिडेंट डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को राष्ट्रपति भवन बुला रहे हैं, या PM ने एड्रेस किया पार्लियामेंट हाउस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। कुछ लेवल पे स्टिग्मा कम हुआ है, लेकिन अभी भी मार्जिनलाइज जो एकदम फार फ्लंग्स एरिया है हमारे इंडिया के, उसमें और जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें अभी भी हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या कितना ज़्यादा उसमें वो है। तो जो मैंने बात बोली थी, ये चीज़ें बताना सेंसस के टाइम ही कि आपको इस डिक्लेरेशन से एडवांटेज ज़्यादा होने वाला है, ना कि डिसएडवांटेज। आपको इमीडिएट एडवांटेज ना दिखे शायद कि मेरे को अभी तुरंत क्या मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी एडवांटेज हर लेवल पे हो सकता है अगर आपने सही डेटा दिखाया और सही PWD का डेटा आया। क्योंकि स्टिग्मा भी तभी कम होता है जब लोग को दिखता है कि हाँ भाई ये लोग इतने ज़्यादा हैं। बिल्कुल। आप इस हमारे पास जो केस स्टडीज हैं वुमेन के अगेंस्ट, आप देखें तो वुमेन्स को इनिशियली अक्रॉस द वर्ल्ड राइट टू वोट नहीं था, लेकिन उनका जो मूवमेंट चला, क्योंकि स्टिग्मा था कि वो भाई डिसीजन नहीं ले सकती, ये नहीं ले सकती, फिर उनका मूवमेंट चला, उन्होंने अपने लोकल ग्रुप्स बनाए, मूवमेंट चलाया, फिर लोगों को देखा कि भाई इनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, इनकी चेंज टू मतलब विल टू मेक अ चेंज लोकल लेवल पे और लोगों को परस्यू करना बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद कंट्रीज ने उनको वोटिंग राइट देना शुरू किया। तो ये केस स्टडी है कैसे स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस। अब शशांक जी ये बताएं कि सबसे अहम रोल किसका है? आंगनबाड़ी जो आशा वर्कर्स है उनका, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारी NGOs का, रजिस्ट्रार का, सबसे अहम रोल किसका है? और फिर ये जानना है आपसे कि हमारा क्या रोल है सेक्टर का, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबका सहयोग चाहिए, सबको अवेयर करना है, मोटिवेट करना है, लेकिन ये इसके इतने फार फ्लेज बेनिफिट्स हैं, ये डेटा हमें चाहिए ही चाहिए डिसेबिलिटी सेक्टर को। सबसे बड़ी डिमांड होगी मेरे को लगता है इस डेकेड की कि सही से डेटा आए। तो हम लोगों को कैसे अपना रोल अदा करना चाहिए? सबसे बड़ा रोल तो इससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का हाई है, क्योंकि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जो ऑफिस सेंसस कराने वाला है उसमें जो एनिमरेटर्स होने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका है, क्योंकि वो लोग हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। और ये कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल टीचर्स वगैरह ही हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में हैं। यही लोग हैं जो सेंसस एनिमरेटर बनेंगे, जिनकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में डिसेबिलिटी है कि नहीं है, इस चीज़ के लिए पुश करना सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो डिनाई कर देंगे बाद में। वो बोल देंगे कि हाँ हमने बेसिक, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। मॉड्यूल में देखा है मैंने, मॉड्यूल उनके पास है अभी, लेकिन एक बहुत ही सिंपल आपको कुछ 5-6 पेजेस का वो मिलेगा ब्रीफ, और वो उसका 2011 का है, 2021 का अभी बना है कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, 2011 का बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जब डिसेबिलिटी लगभग 3 गुना हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी डिसेबिलिटी की बढ़ गई है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है सोसाइटी में लोगों की, तो क्या उनका मॉड्यूल उस
तरीके से चेंज हुआ है एन्यूमरेटर्स के लिए जो ऑफिस और रजिस्ट्रार ने बनाया है, उसके लिए पुश करना कि ये मॉड्यूल सही से हो, इसमें लिखी हो चीज़ें डिसेबिलिटी रिलेटेड कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब तक इस मॉड्यूल में नहीं होगा तब तक डेटा फिर से गलत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जब ये लोग एन्यूमरेटर जाते हैं ग्राउंड पे, ये इन्हीं मॉड्यूल को रेफर करते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। इसी मॉड्यूल को देख के वो टिक मार्क, और इस बार तो डिजिटल डिवाइस पे वो टिक मार्क लगाएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो। तो इस मॉड्यूल के लिए एडवोकेसी करना सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को लगता है। अब आप बोल सकते हो कि हर चीज़ सेक्टर ही करेगा, लेकिन अगर आपने इस टाइम ये नहीं किया तो अगले 10 साल या 12 साल फिर से जो डेटा होगा उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि डेटा अंडर रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि जब डेटा काउंट हो रहा था तब आपने वॉइस रेज नहीं की। तो ये एक चीज़ है कि इस चीज़ में इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से स्पेशली उन लोग का, NGOs का जो नेशनल लेवल पे और स्पेशली जो स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन सेंसस एक्सरसाइज के साथ, जो कि हम बोल भी रहे हैं और वो पता नहीं डिपार्टमेंट करता है कि नहीं, इसका मुझे लगता है रोल डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट को भी लेना चाहिए कि वो थ्रू नेटवर्क अपना स्टेट वगैरह में सेंसिटाइजेशन प्रोसेस अभी से स्टार्ट करें लोगों में कि हाँ भाई आपके पास एन्यूमरेटर्स सेंसस कराने आएंगे, आपसे वो डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा पूछेंगे, उनमें आपसे कई चीज़ें पूछेंगे, उसमें डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा भी होगा और वो आपको सही बताना क्यों ज़रूरी है। तो अभी तक मेरे को साइलेंस दिखा है डिपार्टमेंट साइड से फिलहाल, अनफॉर्चुनेटली, कि वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस एक्सरसाइज दिसंबर से ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, हाउस होल्ड सर्वे। तो ये जो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस है ये अगले 6-8 महीने में ही होना चाहिए आइडियली, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू नेक्स्ट ईयर जुलाई, लगभग 1 साल का जो सेंसिटाइजेशन है इसी बीच में स्टार्ट करना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट को खुद से अपने नेटवर्क के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए डिस्कशन हर लेवल पे, और जो नेशनल या स्टेट लेवल पे जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जिनके पास हैं रिसोर्सेज, आपको बहुत ज़्यादा करने को कोई कुछ नहीं बोल रहा, आपको बस इनफॉर्मली आप बोल सकते हो या आप कोई लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हो लोकल लैंग्वेज में, जो आप डिजिटल एक्सेस के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि हाँ भाई सेंसस आएगा, सेंसस कैसे होगा, सेंसस में आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और सेंसस में आपको बताना क्यों ज़रूरी है कि आप डिसेबल्ड हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करना आई थिंक सबसे बड़ा रोल होगा और ऑन द अदर सिविल सोसाइटी साइड। तो मेरे को लगता है इन्हीं 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि डेटा कैसे आ रहा है और क्या डेटा आ रहा है। अभी आपने वेबिनार किया, उसमें काफी लोग जुड़े हाँ जी। और आपने इसमें टोल ली है, आप काम कर रहे हो सब, और आप अब से नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर की भी कुछ पोस्टें हैं आपकी सोशल मीडिया पे, तो आप लगातार इसके बारे में बात कर रहे हो। अभी सेक्टर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, इसको लेके क्या माहौल है? मेरे को लगता है मैं तो कुछ नहीं देख रहा ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली यही दिक्कत है कि सेंसस का आइडिया हमने जिनको भी पिच किया है उनको इंटरेस्टिंग बड़ा लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंसस का जो प्रोसेस है, जो टेक्निकल प्रोसेस है, उसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है, और हिस्टोरिकली सेंसस कैसा रहा है उसकी नॉलेज और भी कम लोगों को है। तो सबसे पहला काम जो हमने किया था, ये वेबिनार करने से भी पहले जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो ये देखना था कि 1872 से 1872 से जब से डिसेबिलिटी डेटा काउंट होना स्टार्ट हुआ है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म रही हैं, और एन्यूमरेटर और स्टिग्मा, ये 2 चीज़ें, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होता है डिसेबिलिटी, ये 3 चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको 1800, मतलब 150 साल का टाइम पीरियड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 साल के टाइम पीरियड में आपने सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए? आपका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि हम ये डेटा किसी और चीज़ में कलेक्ट करेंगे जब आप ऑलरेडी एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज नेशन वाइड कर रहे हो। तो इस चीज़ को बताना, परस्यू करना बड़ा मतलब मुश्किल, टफ रहा है मेरे लिए भी कि लोग क्यों नहीं पुश कर रहे हैं, लोग डेटा को लेकर क्यों नहीं पुश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने आपने देखा है हर पैनल डिस्कशन में लोग यही बोलता है कि डेटा रिप्रेजेंटेड नहीं है। अब जब मौका है उस डेटा को एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बनाने का, आप खुद इन्वॉल्व हो सकते हो, शायद थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, शायद आपको गवर्नमेंट का अगेंस्ट भी बोलना पड़े। प्रॉब्लम सबसे बड़ी सेक्टर की यही है कि वो खुश हैं कि सेंसस हो रहा है और उसमें 21 डिसेबिलिटी हैं। मैं बताना चाहूँगा 2011 में भी 7 उसमें लिखी हुई थी, 1995 में कलेक्ट एक्ट हुई थी, तो उसके बाद भी वो डेटा आया था। तो आप इस बात पर खुश होना कि 21 डिसेबिलिटी, इस बात तो डेटा सही आ ही जाएगा, नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, अगर इन्यूमरेटर के मॉड्यूल में चेंज नहीं किया गया और सेंसिटाइजेशन नहीं किया गया लोगों में कि डिसएडवांटेज क्या है सेंसस का, डेटा फिर से हो सकता है कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन 1-2% से ज़्यादा वो डेटा नहीं बढ़ने वाला है।
और इस चीज़ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने काम होते नहीं देखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू पर्पल फेस्ट या थोड़ा पर्पल फेस्ट पे, क्योंकि और भी लोग आएंगे, सोसाइटी वो स्टेक होल्डर आएंगे, तो शायद लोगों का इंटरेस्ट स्टार्ट हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लिटरेचर प्रोड्यूस करना कि भाई एक्चुअली क्या एडवांटेज है उसका, एक रेडी टू मैनुअल कि क्या हो सकता है, एक शॉर्ट मैनुअल वो रिलीज करना चाह रहे हैं, ताकि एटलीस्ट लोगों का इंटरेस्ट स्टार्ट हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने नेटवर्क में वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट सेक्टर का अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा कुछ सेंसस पे होते अभी तक देखा नहीं है। बिल्कुल। पता नहीं तो कब तक, शायद 2027 का वेट कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि इज दिस द राइट टाइम टू फॉर्म ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अमंग द एनजीओस? अब वी कैनॉट वेट। पर्पल फेस्ट को मैं पूछने ही वाला था, आपने बता दिया कि इज दिस द राइट टाइम कि पर्पल फेस्ट में हम लेट हो जाएंगे, जहाँ अभी लगता है कि पर्पल फेस्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या जो इस शो को सुनेंगे या जो इसमें इन्वॉल्व है, सबको अपने डिफरेंसेस एक बार के लिए खत्म करके एक कम से कम इसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहिए? और इसमें फंडिंग कितनी इन्वॉल्व है, फंडिंग की कितनी जरूरत है एनजीओस को? ये गाने जी, अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलेंगे, मेरे हिसाब से वो चीज़ 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, स्टार्ट ऑफ 2025। उसका रीज़न मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंसस सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कई, मैं बोलूँगा कि 3 चीज़ें ऐसी पैरेलली चल रही हैं जो अगले 2040 तक कैसे पीडब्ल्यूडी सेक्टर ऑपरेट होगा उसको डिटरमाइन करेंगी। सेंसस एक चीज़ है क्योंकि वो डेटा देगा आपको हर लेवल पे। दूसरी चीज़ है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सेक्टर ने इंगेज नहीं किया है। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है कि ये बजट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को कैसे एलोकेट होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा और कितना परसेंटेज होगा, वो ये फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करती है अगले 5 साल के लिए। उनका टेन्योर 5 साल होता है, तो अगले अप्रैल से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या आप बोलो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसके अंडर इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम है, या बोलो मनरेगा या आवास विकास योजना, इन सब स्कीम्स में कितना पैसा लगेगा, कितना एलोकेशन होना चाहिए, सब डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइनेंस कमीशन ये भी डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, और स्टेट को कितना पैसा मिलेगा ये इस चीज़ को डिटरमाइन, वो कई सारे फिर पैरामीटर यूज़ करते हैं कि स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, स्टेट में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है, स्टेट में इकोलॉजी किस टाइप की है, कई सारे फैक्टर्स जो पिछले फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे, ऐसे फैक्टर्स थे। हमारा पुश ये था कि इस सारी कंसिडरेशन में एक पैरामीटर होना चाहिए, ये कंसिडर करना कि स्टेट में एक्सेसिबिलिटी कंपोनेंट कितना हाई है। ये अगर आप कंसिडर करोगे तो स्टेट खुद इंसेंटिवाइज होंगे एक्सेसिबिलिटी पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि अगर हमारा एक्सेसिबिलिटी स्कोर बहुत हाई हुआ तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हम ज़्यादा चीज़ें चला पाएंगे। अभी जो बजट के साथ इश्यू है फिलहाल इंडिया में स्टेट के साथ, कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट बजट स्टेट को मिलता है वो बहुत कम होता है। 2-3 करोड़ या 5 करोड़ स्टेट के लिए कुछ भी नहीं है। वो छोड़ देते हैं कि भाई इतना हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्यों करें जब हमें यूनियन से 5-6 करोड़ ही मिलना है। तो ये सबसे बड़ा बर्डन है कि स्टेट क्यों नहीं भेजते प्रपोजल, कि स्टेट के पास क्यों पैसे नहीं आते और लास्ट में क्यों पैसे बच जाते हैं डिपार्टमेंट के जो एलोकेट होते हैं। ये पहला रीजन था। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अक्टूबर 31 में सबमिट करने का डेडलाइन है। हो सकता है वो स्ट्रेच हो इसी साल, लेकिन दिसंबर के बियॉन्ड नहीं जा रहा वो, क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट करना है उसे। उस चीज़ में हम इंगेज नहीं कर पाए, तो अनफॉर्चुनेटली वो है। लेकिन अभी भी इंगेज करने का मौका ये है कि फाइनेंस कमीशन के पास पावर होती है कुछ एडिशनल रिकमेंडेशन करने की, जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बोला है तो गवर्नमेंट उससे बहुत सीरियसली लेती है। तो जैसे अगर यूनियन फाइनेंस कमीशन ने बोला कि एक्सेसिबिलिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर या इसका बहुत खराब स्टेट है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेशन बहुत खराब स्टेट है, अगर उन्होंने सिर्फ ये मेंशन भी कर दिया अपनी फाइनल रिपोर्ट में, वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो जाता है आगे की पॉलिसी और बजट और यूनियन गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रही है ये बात। आप इमेजिन करो कि ये सीधा इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो अथॉरिटी है फाइनेंस कमीशन की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक चीज़ ये चल रही है। सेंसस जैसे हमने बहुत डिटेल में बात की, उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो होने वाली है एक्चुअली सेंसस डेटा के बाद, वो है डिलिमिटेशन, जिसमें हमने वेबिनार में भी किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडीज में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए।
तो एक शॉर्ट सेंटेंस में बताऊंगा कि डिलिमिटेशन बहुत टाइम से पेंडिंग है, 1976 से पेंडिंग है, 50 साल हो गए लगभग। उसमें ये है कि इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में बढ़ाई जाएंगी क्योंकि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। उसमें कुछ स्टेट को एडिशन होगा, कुछ स्टेट का सब्सट्रैक्शन होगा, जो भी उनकी पॉपुलेशन होगी। तो सेंसस में डेटा मालूम पड़ेगा कि किस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ी है, किस में घटी है, और किस में कितनी सीट्स बढ़ानी है, किस में कितनी सीट घटानी है। ये काम करती है डिलिमिटेशन कमीशन, जो अपॉइंट होगी सेंसस फिगर के आने के बाद, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 2027 में। उसमें पीडब्ल्यूडीज क्यों इन्वॉल्व है और सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि डिलिमिटेशन ये भी डिसाइड करती है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसकी बाउंड्री क्या होगी। तो अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है पीडब्ल्यूडी का, हमको ये इंश्योर करना है डिलिमिटेशन के साथ एडवोकेसी करने के साथ कि वो इस तरीके से फॉर्मूला या ऐसे बाउंड्री नॉट ड्रॉ करे जहाँ पे हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे पीडब्ल्यूडी की पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज बहुत हाई थी, लेकिन अब उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया। तो आपकी पॉलिटिकल पावर तो घट गई ना, क्योंकि आप मान लो 15% थे, अब आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी उसमें आप 5% रहेगा या 6% रहेगा एब्सोल्यूट नंबर में। और ये ऐसा नहीं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आपका ऐसा कुछ है जो यूजुअली होता नहीं है। हम देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो SC ST और जनरल जिन पॉपुलेशन को भी रिजर्वेशन मिला है, उनका एडवोकेसी रहा है प्रॉपर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ कि आप उन बाउंड्रीज, उन डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड मत कर देना जहाँ पे SC ST पॉपुलेशन हाई है, क्योंकि बाद में रिजर्वेशन और बाद में पॉलिटिकल पावर डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो। तो डिलिमिटेशन पॉलिटिकल पावर के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंसस के बाद होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली उसमें तो और भी कम बात चल रही है, उसमें तो किसी ने बात ही नहीं की आज तक। फाइनेंस कमीशन में भी किसी ने बात नहीं की थी, जब तक हमने नहीं किया तब तक। उसके बाद मैंने देखा 1-2 लोगों ने कुछ लिखा उस पर। तो ये 3 चीजें हैं दानिश जी, जो 2040 और उसके बियॉन्ड भी इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी का क्या स्टेटस रहेगा इंडिया में, और पीडब्ल्यूडी की क्या पॉलिटिकल पावर रहेगी जब आप डिमांड करते हो रिजर्वेशन अक्रॉस स्टेट या एट नेशनल लेवल, वो इन सब चीज़ों पर डिटरमाइन करेगा। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एटलीस्ट इन 3 चीज़ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है नहीं इस पर कुछ डाइवर्जेंट ओपिनियन हो सकता है। ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है कि भाई किसको कौन सी चीज़ लीड करनी है। और उसके बाद आपने फंडिंग की बात की, तो वो उस पर मेरे को आइडिया नहीं, उस पर मैं कमेंट करूँगा भी नहीं कि कितनी फंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके पास फंडिंग है वो उस फंडिंग से क्या काम कर रहे हैं उस पर मैं कमेंट करूँगा भी नहीं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था किसी को, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अगर हमें एडवोकेसी करनी है सेंसस में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, क्या उसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या विल ज्यादा चाहिए, पैसा उतना नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से पैसा उतना नहीं चाहिए। मैंने बोला कि आप एडवोकेसी आप डिजिटली भी कर सकते हो। आज के टाइम पे मेजोरिटी के पास थोड़ा डिजिटल एक्सेस है, और डिजिटल एक्सेस के साथ ये भी एडवांटेज है कि आप एक्सेसिबिलिटी चीज़ इंट्रोड्यूस करना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ईजी है ना कि फिजिकल प्लेटफॉर्म पे। तो उस सेंस में सेंसिटाइजेशन का पार्ट जो मैंने बोला, आपके पास ऑलरेडी अपना एस्टैब्लिश नेटवर्क है, आपके रेडियो उड़ान इतने लोग सुनते हैं, उसके बाद बाकी NGOs का जो सिविल सोसाइटीज़ का अपना लोकल नेटवर्क है, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। आप इनफॉर्मल सेशन लेके बस बता सकते हो, आप लिटरेचर सर्कुलेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में या किसी मेजर सिटी में आप पूरा पैनल डिस्कशन करा रहे हो, 4 एक्सपर्ट को बुला रहे हो, जिसका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही है आपको सेंसिटाइज करना है। उसके बहुत सिंपलर बेसिक फॉर्म भी होते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंसिटाइज कर सकते हो लोगों को। हम 11 सालों से 0 फंडिंग पे रेडियो चला रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और एक भी दिन हमारी छुट्टी नहीं होती है। तो यही टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है, क्योंकि इंटरनेट तो हमने वैसे भी यूज करना है, उसको यूज कर रहे हैं। माइक हम वैसे भी यूज करते हैं, माइक हमने यूज करना है। अब हम आपके साथ शो कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आने जाने का जब वो ना आपका खर्चा आएगा ना हमारा आएगा, तो बस एक पैशन चाहिए और विलिंगनेस चाहिए। तो ये बड़ी सही आपने बात की कि आजकल अगर हमें करना है तो तरीके मौजूद है, बस विलिंगनेस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमने भी जो वेबिनार किया उसमें 1 भी रुपया नहीं लगा उसमें। हमने रीच आउट किया एक्सपर्ट्स को, उन्होंने हाँ बोल दिया, हमने जूम ऑर्गेनाइज किया, उसमें सेशन किया, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी। अब उसका जो हम कंटेंट भी बना रहे हैं वो भी, उसमें भी 1 भी रुपया नहीं लगा है। अब आपको काम करना है तो काम हो सकता है, लेकिन आपको अगर सिर्फ फंडर के लिए काम दिखाना है तो फिर वो काम होने में बहुत टाइम लगेगा। शशांक जी, एक रिक्वेस्ट अब मेरे को करनी ही पड़ेगी आपके आगे। मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूं, मुझे मालूम है कि आपकी कितनी व्यस्तताएं हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनली भी, और साथ ही साथ डिसेबिलिटी में सोशल वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन
आपको मेरे को फिर से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। मुझे लगता है कि हमें फाइनेंस कमीशन पे एक शो जरूर करना चाहिए, और डीलिमिटेशन में तो अभी टाइम है, लेकिन फाइनेंस कमीशन पे भी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो टेक्निकल है, ये डिस्कस नहीं होते हैं, और जब सोशल मीडिया पे भी आते हैं इंग्लिश में तो लोग ऊपर से देख के, जो आम जनता है, छोड़ देती है कि उनको लगता है इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट महीने हम जो नेक्स्ट मंथ में एक और शो करें, क्योंकि इस शो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डिटेल में बात करें फाइनेंस कमीशन की, जो चीजें आपने बताई है वो कैसे हमें इम्पैक्ट करने वाली है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ हम कर सकते हैं, अगस्त में। हाँ कोई इशू नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शशांक जी बात करने के लिए। अगर लास्ट वर्ड्स में आपको कुछ कहना है जनता को। थैंक यू तानिश जी, काफ़ी लंबा हमारा सेंसस पे डिस्कशन हो गया, लेकिन मेरा कहना लोगों पे यही है कि हमारे उसमें भी निकल के आई थी वेबिनार में बात की, स्टिग्मा है लोगों में हमेशा से रहा है, हिस्टोरिकली रहा है डिसेबिलिटी को लेके, लेकिन आपके पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को कम है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया अपना पर्सनल डिसेबिलिटी स्टेटस, क्योंकि आपके पास बाद में वो डेटा आप पे नहीं अप्लाई होगा, बट वो जो इंफॉर्मेशन जो सेंसस में आती है वो नेशनल लेवल पे आती है, और नेशनल लेवल पे जो बोलते हैं ना इनविजिबल माइनॉरिटी, उसको विजिबल करने का बहुत अच्छा चांस है सेंसस एक्सरसाइज। और अगर इस सेंसस एक्सरसाइज में हमने इंगेज नहीं किया गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के साथ, भले उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन इंगेज करना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। आप प्रोटेस्ट दिखाओ या आप बोलो कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो गलत कर रहे हो, या आप सजेशन भेजो, आप किसी भी फॉर्म में इंगेज करो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो डेटा आएगा वो लगभग 2040 तक हमारे पास रहेगा, अगर अगले 10 साल में सेंसस फिर से नहीं हुआ तो इसलिए अगर अभी ये मौका खो दिया तो एक तरीके से अगले 15 साल हम ये नहीं बोल पाएंगे किसी डिस्कशन या उसमें कि पीडब्ल्यूडी बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि जब मौका था उस पर काम करने का तो आपने काम किया नहीं। बिल्कुल, और फिर ये आर्गुमेंट भी नहीं चलेगा हमने तो ईमेल कर दी थी, हमने तो ड्राफ्ट भेज दिया था, वो दिखा भी देंगे, लेकिन कितनी मजबूती के साथ, क्या प्रॉपर वे में, क्या एक ईमेल भेजना इनफ था। तो ये बड़ी सही बात आपने बोली कि फिर उसके बाद ये आर्गुमेंट देना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच शशांक जी वंस अगेन। थैंक यू तानिश जी, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। तो लिसनर्स, बात की हमने एडवोकेट शशांक साहब से, जिन्होंने डिटेल में हमें बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे विदाउट फंडिंग हम अपनी एडवोकेसी कर सकते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। उम्मीद है कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है। इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने रोल को समझे, और जैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि फिर 15 साल तक हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं बचेगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों,
स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉग इन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान।